सो प्यारे बच्चों, मैंने आपको लास्ट रन पे पढ़ाया था किसके बारे में, मीडियम का इफेक्ट किस पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे। और वहाँ पे मैंने बोला था कि यदि मीडियम आ जाता है तो मीडियम के जो डाइपोल्स होते हैं वो पोलराइज्ड हो जाते हैं और उस पोलराइजेशन की वजह से जो नेट फोर्स है किस पर, इंडिविजुअल चार्जेस पे, वो क्या हो जाता है, चेंज। इन जनरल यदि मैं बात करूँ तो आपसे स्पेसिफिकली यदि कोई सवाल पूछता है, स्पेसिफिकली कोई सवाल पूछा जाता है कि बताइए कि जब किसी मीडियम, मान लो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हुआ है के, तो अगर एयर में फोर्स F है तो फिर यदि मीडियम जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के, यदि वो उसमें उनके बीच में इंसर्ट कर दिया जाए या दोनों चार्जेस को उस मीडियम में सबमर्ज कर दिया जाए तो बताओ फोर्स कितना होगा। तो आपका आंसर होना चाहिए F/K। बट अगर आपसे स्पेसिफिकली बोला जाए कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पे कितना फोर्स लगा रहा है, तो भले ही वो एयर में हो या मीडियम में हो, तो एक चार्ज दूसरे चार्ज पे जो फोर्स लगा रहा है वो अभी भी कितना रहेगा, तो उतना ही रहेगा जितना एयर में था, लेकिन इंडिविजुअल चार्ज पे जो नेट फोर्स है वो चेंज हो जाता है। अब अगर मान लो क्वेश्चन आए तो अगर आपसे स्पेसिफिकली बोला गया है कि द फोर्स ड्यू टू वन चार्ज ऑन अनदर, देन योर आंसर विल बी रिमेन सेम। बट if in general if nothing is said in the question, then you always consider as net force। जब आपसे कुछ ना बोला जाए तो आप क्या मान के चलो, नेट फोर्स। क्लियर? और अगर क्लियर कट बोल दिया जाए तो आप उसी चीज को कंसिडर करोगे। अब उस पर बेस्ड अपन एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। न्यूमेरिकल क्या है कि मान लीजिए इस तरीके से दो थ्रेड्स हैं, दो स्ट्रिंग्स हैं और उनसे दो चार्ज पार्टिकल्स, और पार्टिकल्स क्या, स्मॉल बॉल्स है जिनका वॉल्यूम है V। ध्यान से सुनना, ये दो स्मॉल बॉल्स हैं, स्पेरिकल बॉल्स, जिन पे चार्ज है Q, इस पे भी Q और इस पे भी चार्ज कितना है Q, दोनों पे रिपल्शन होगा, इसीलिए यहां पे आके इस तरीके से ये किस में आ गई, इक्विलिब्रियम में। और इसका मास कितना है M और वॉल्यूम कितना दे रखा है V, और इसका भी मास M और वॉल्यूम कितना दे रखा है V। और बोला गया है, ये अपन पहले भी देख चुके कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी कितना रहेगा, थीटा, और ये दोनों इस तरीके से इक्विलिब्रियम में। ठीक, पहली बात ये है। डेंसिटी भी ले लो, इसकी डेंसिटी है D1, जो बॉल्स की डेंसिटी वो कितनी दे रखी है, D1। क्लियर? व्हाट इज M? M इज द मास ऑफ द बॉल, Q इज चार्ज ऑन द इंडिविजुअल बॉल, V इज द वॉल्यूम ऑफ द बॉल्स एंड D1 इज द डेंसिटी। इनको स्मॉल बॉल्स कंसिडर करना सो दैट वी कैन कंसिडर द व्हाट, we can consider them as a point charge। तो और ये जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ है L, प्रत्येक स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, L। दिस इज द सिचुएशन नंबर 1 एंड दिस इज गिवन इन द एयर। तो एयर में सिचुएशन दी हुई है और दोनों वर्टिकल से कितने एंगल बना रही है, इंडिविजुअल जो थ्रेड है, जो स्ट्रिंग है, वो वर्टिकल से कितने एंगल बना रही है, थीटा, और ये जो सिस्टम है अभी किस में है, इक्विलिब्रियम में। ये है सेटअप नंबर 1, सेटअप 1 जो किस में है, एयर में या वैक्यूम में, समझ एयर में मान लो। दूसरी कंडीशन में दूसरी कंडीशन ये है सेटअप नंबर 2। अब इसी सिस्टम को किस में ले जाया गया, इसी सिस्टम को ले जाया गया और दोनों जो चार्जेस हैं इनको डुबो दिया गया किस में, लिक्विड में। ऐसे लिक्विड में जिसकी डेंसिटी है D2। जब इस सिस्टम को ले जाया गया और डुबोया गया किस में, डेंसिटी D2 वाले लिक्विड में, तो देखो सवाल ये बोल रहा है कि थीटा स्टिल रिमेन्स सेम, जो थीटा है वो अभी भी क्या रहे, सेम। ये जो वर्टिकल से जो एंगल बन रहा है वो अभी भी क्या रहा, सेम। ध्यान से सुनना, ये आपके फ्लूइड मैकेनिक्स के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। और इसकी लेंथ कितनी है अभी भी, L, ये भी लेंथ कितनी है, L, और इनको किस में डुबो दिया, लिक्विड में। लिक्विड ऑफ डेंसिटी D2, क्लियर, उसमें डुबो दिया गया और अभी भी जो एंगल है वो अभी भी क्या रहा, सेम। देन व्हाट इज द डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K ऑफ द लिक्विड, या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसे एप्सिलॉन R बोल दो, एप्सिलॉन R ऑफ द लिक्विड, वरना आप के में कंफ्यूज हो जाओगे। मैंने पहले भी बोला था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कैसे डिनोट कर लेते हैं, और एक के अपन किसे मानते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट को। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को भी इन
सम मैनर्स और सम बुक्स, उसको भी के से डिनोट कर दिया जाता है, तो कंफ्यूज मत होना। व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसे अपन यहाँ एप्सिलॉन आर से डिनोट कर रहे हैं, ऑफ द लिक्विड। सवाल समझ आ गया कि फर्स्ट सिचुएशन में जब ये एयर में थी तो इस तरीके से थीटा एंगल थी, जब इन दोनों चार्जेस को किसमें डुबोया गया, किसमें, लिक्विड, जिसकी डेंसिटी कितनी है d2, तब भी ये जो थीटा है वो थीटा ही रहा, मतलब इट डज नॉट चेंज। तो उस सिचुएशन में व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड, ये आपसे पूछा गया है। अब इन दोनों सिचुएशंस को एनालाइज करने के बाद अपन आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट सिचुएशन मैं यहाँ पे एनालाइज करता हूँ और एनालाइज करके मैं कुछ इक्वेशंस बनाता हूँ। आप बेटा ये देखो कि अगर ये L है, ये थीटा है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस होगी L साइन थीटा, आप निकाल सकते हो इस ट्राइंगल से, इस वाले ट्राइंगल से। और ये भी डिस्टेंस कितनी होगी, L साइन थीटा। इसका मतलब कुल मिला के ये भी L साइन थीटा और ये भी L साइन थीटा, तो यहां से यहां तक दोनों चार्जेस, दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच का सेपरेशन कितना हो गया, 2L साइन थीटा। पहली बात तो ये क्लियर, ओके। अब किसी भी एक का क्या बनाऊं, फ्री बॉडी डायग्राम, ये इक्विलिब्रियम में, ये क्या है, इक्विलिब्रियम में, तो ये तो फर्स्ट सिचुएशन की इक्वेशन लिखेंगे। तो यहां पे अगर ये बॉल है तो इस पर, इस चार्ज की वजह से इस पर फोर्स F, ये भी इस पर फोर्स F लगा रहा होगा। तो अगर मैं फोर्स का एनालिसिस यहां पे करूं तो इधर अगर F फोर्स लग रहा है, F किसकी वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और नीचे क्या लग रहा है, mg, इस पर भी ऐसा ही कुछ हो रहा होगा। इधर कितना F, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और ये क्या लग रहा है, mg। तो अगर अपन इसे देखें तो ये कितना लग रहा है F, ये कितना लग रहा है mg, और एक फोर्स ध्यान से देखो, इधर भी T और इधर भी T। अपन किसी भी एक का डायग्राम बना लें तो ये कितना लग रहा है इधर T। अब देखो इधर, इफ दिस एंगल थीटा देन दिस इज ऑल्सो थीटा, तो ये कितना हो जाएगा थीटा। तो यहां से अपन क्या लिख सकते हैं, देखो इस T का कॉम्पोनेंट, इसे ये जो है ना, ये T है, इसे mg मत समझ लेना, mg तो ये है, mg तो ये वाला है, ये T है। तो देखो इस T का ये कंपोनेंट कितना होगा इधर, ये होगा T cos थीटा, और इधर कितना होगा T sin थीटा। इस इक्वेशन को जब अपन लिखेंगे तो अगर ये इक्विलिब्रियम में, तो राइट फोर्स इज इक्वल्स टू लेफ्ट फोर्स और अपवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स। हर एक डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम, फोर्स बैलेंस। तो T sin थीटा इक्वल टू F, और F क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो कितना है, K Q1 Q2 अपॉन 2L साइन थीटा का होल स्क्वायर। मैंने उसे F से डिनोट कर रखा है, मैं यहाँ पे F लिख देता हूँ, F इक्वल टू K Q1 Q2 मतलब Q स्क्वायर अपॉन 2L साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो 18 साइन थीटा इक्वल टू F और T cos थीटा इक्वल टू mg। क्यों लिखा है सब, क्योंकि ये किस में है, इक्विलिब्रियम में, इक्वल टू mg। यहां से बेटा जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा, और टेन थीटा बराबर कितना आ जाएगा, f अपॉन mg। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन राइट टेन थीटा इक्वल टू f अपॉन mg। ये इक्वेशन अपनी बन गई जब ये किसमें है, एयर में। अच्छा, ये f फोर्स कब लग रहा है, ये f फोर्स तब लग रहा है जब ये किसमें है बोलो, एयर में। तो ये एयर की सिचुएशन का डायग्राम। अब इधर देखते हैं, जब आपने इसको लिक्विड में सबमर्ज कर दिया तो इस तरीके से लिक्विड में सबमर्ज हो गया, इस तरीके से, ये लिक्विड है, इस तरीके से इसको डाल दिया। अब इस सिचुएशन का जब डायग्राम बनाओगे तो देखो अभी भी ये डिस्टेंस तो कितनी है, ये डिस्टेंस तो अभी भी 2L साइन थीटा ही रहेगी ना, क्योंकि थीटा वीटा चेंज हुआ ही नहीं, तो ये 2L साइन थीटा है। इस पर भी चार्ज क्यों, चार्ज पे फर्क पड़ेगा ही नहीं डुबोने से, इस पे भी चार्ज कितना क्यों। लेकिन चूंकि यहाँ पे मीडियम आ गया तो अब इस पे फोर्स जो होगा वो कितना होगा, नेट फोर्स ही लिखेंगे, क्योंकि कुछ हमसे थोड़ी बोला गया कि ये इस पे कितना फोर्स लगा रहा है, तो ये पूछा है कि हमेशा ये लिखो कि कौन सा फोर्स, नेट फोर्स। तो जब भी आपसे कुछ ना बोला जाए आप नेट फोर्स लिख लो। तो यहाँ पे नेट फोर्स कितना है, मान लिया उसे कितना, एफ डैश, और एफ डैश कितना होगा बेटा, एफ डैश होगा कितना बोलो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, क्योंकि पूरा मीडियम भरा हुआ है, क्यू स्क्वायर अपॉन 2L साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसे यहां पे लिख देता हूं मैं, एफ डैश इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, कितना बोलो, ये एफ डैश बोल देते हैं इसे, क्यू स्क्वायर अपॉन 2L साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि थीटा चेंज हो ही नहीं रहा। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम तो देखो,
ये 12 sin थीटा है, ये एफ डैश है और नीचे क्या लग रहा है mg। और बताओ कोई फोर्स लगेगा क्या? बायोंसी फोर्स। कौन सा फोर्स? बायोंसी फोर्स, क्योंकि पूरी डूबी हुई है ना बॉल, तो बायोंसी फोर्स भी तो लग रहा होगा। और बायोंसी कितना लग रहा होगा? और बायोंसी किधर लगता है? अपवर्ड डायरेक्शन में। तो बायोंसी कितना लग रहा होगा बोलो? बायोंसी लग रहा होगा ऊपर की डायरेक्शन में कितना? ये तो चार्ज क्यू है, ये थीटा है, ये थीटा है और ये क्यू है। ध्यान से सुनो, बायोंसी फोर्स कितना लग रहा होगा? एफ बायोंसी। और बायोंसी कितना होता है? एफ बायोंसी होता है वॉल्यूम सबमर्ज्ड डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। तो वॉल्यूम सबमर्ज्ड तो कितना है? बॉल के वॉल्यूम के बराबर, इसे तो वी बोलते हैं। डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितनी है? d2 और g कितना है? g। ठीक है। और m, इस mg को क्या लिख सकते हैं? देखो m क्या है? मास ऑफ द बॉल। और मास ऑफ द बॉल को क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ द बॉल इनटू डेंसिटी ऑफ द बॉल। ये कितना हो जाएगा? v इंटू d1 इंटू g। अब अगेन ये तो इधर t लगा रहा है, तो इसका कंपोनेंट इधर कितना आ जाएगा बोलो? इधर कितना आ जाएगा? टी cos थीटा। यदि ये थीटा है तो ये भी थीटा ना, तो इसी की डायरेक्शन में। अब इस बॉल के देखो, इसके टी के कंपोनेंट ले लो इसमें भी, तो एफ बी तो लग ही रहा है, एफ बी प्लस टी cos थीटा और इधर टी साइन थीटा। अगेन नीचे कितना? एम जी और वी, एम जी की जगह पे कितना लग रहा हूं? वी d1 इंटू जी और इधर कितना? एफ डैश, where f dash is the force between the balls. F is the force between the balls when balls are submerged in the liquid. ठीक है ना? balls are submerged in the liquid। और ये हमने नेट फोर्स ही लिखा है, क्योंकि आपसे जब कुछ ना बोला जाए, मैंने पहले ही बोल दिया, कुछ ना बोला जाए तो हमेशा क्या लिखो? नेट फोर्स। अगेन इक्विलिब्रियम में तो टी साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा? एफ डैश टी साइन थीटा इक्वल टू एफ डैश, एंड एफ डैश इज द फोर्स बिटवीन द बॉल्स व्हेन दे आर सबमर्ज्ड इन द लिक्विड। When they are submerged in the liquid, ये तो t sin थीटा हो गया। और एफ बी प्लस टी cos थीटा बराबर ये एम जी, ये एम जी के बराबर ही तो है। तो एफ बी प्लस टी cos थीटा, एफ बी प्लस टी cos थीटा इक्वल टू वी डी वन जी या एम जी लिख दो, वी डी वन जी या एम जी लिख दो यहाँ पे। तो टी cos थीटा बराबर कितना आ गया? टी cos थीटा बराबर कितना आ गया? वी डी वन जी माइनस बायोंसी फोर्स, और बायोंसी फोर्स कितना है? वी डी टू जी, वी डी टू जी। ये इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 1 दोनों को अगेन डिवाइड कर दो, तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, यहाँ देखो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो टेन थीटा बराबर कितना आ जाएगा? टेन थीटा इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टेन थीटा इक्वल टू कितना? वी डी वन जी अपॉन नहीं एफ डैश अपॉन वी डी वन जी माइनस वी डी टू जी, एफ डैश अपॉन वी डी वन जी माइनस वी डी टू जी। ये इसे बोल दो इक्वेशन नंबर 2 और इसे बोल देते हैं अपन इक्वेशन नंबर 1। ये एयर में और वो जब लिक्विड में सबमर्ज कर दिया। अगेन आप अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, जब आप इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करोगे तो देखो एक चीज है, व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या इधर टेन थीटा, ये भी इक्वेशन किसकी थी? टेन थीटा। तो इक्वेशन 1 क्या थी? टेन थीटा इक्वल टू कितना आया था? टेन थीटा इक्वल टू कितना आया था? एफ अपॉन एम जी, एफ अपॉन एम जी। और इक्वेशन, ये तो इक्वेशन नंबर 1 थी, और इक्वेशन नंबर 2 और ही क्या? टेन थीटा इक्वल टू वी नहीं एफ डैश अपॉन वी डी वन जी माइनस वी डी टू जी। अब देखो इस एम जी को भी तो अपन क्या लिख सकते हैं? वी डी वन जी, वेर डी वन इज द डेंसिटी ऑफ द बॉल, तो इसे अपन ये भी तो लिख सकते हैं ना, एफ अपॉन वी डी वन जी, ऐसे। अब इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को, तो ये दोनों इक्वेशंस बराबर ही, तो ये भी टेन थीटा है और ये भी टेन थीटा है, इसका मतलब ये इसके बराबर होना चाहिए। तो यहां से लिख दो एफ अपॉन वी डी वन जी बराबर एफ डैश अपॉन वी डी वन जी माइनस वी डी टू जी। और बेटा आपको पता है कि एफ अपॉन एफ डैश जो होगा, एफ अपॉन एफ डैश, वही तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर होता है।
एफ अपॉन एफ डैश जो होता है वही तो किसके बराबर होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इसको नीचे लिया और इसको कहां ले जाओ, ऊपर, तो क्या आ जाएगा देखो, एफ अपॉन एफ डैश, फोर्स इन एयर एंड फोर्स इन मीडियम, इसी का रेशियो तो किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन आर, जिसे अपन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, और ये किसके बराबर हो जाएगा, वी d1g अपॉन वी d1g माइनस वी d2g, वी d1g माइनस वी d2g, यहां से vg कॉमन, तो एप्सिलॉन आर बराबर कितना आ गया देखो, d1 अपॉन d1 माइनस d2। This is the required result where d1 is the density of the ball and d2 is density of the liquid। ठीक, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आप चाहो तो इसे रिजल्ट की तरह याद भी रख सकते हो, क्योंकि हो सकता है, लेकिन इसमें ध्यान रखना है यहाँ पे थीटा चेंज नहीं हुआ था। ठीक, और कभी कभार अगर आपको थीटा भी चेंज दे दे तब भी प्रोसेसर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये था जब आप मीडियम में डाल दो। क्लियर। मैं एक और बात बताना चाह रहा था तुम लोगों को, देखो मान लो ये चार्ज है, ये चार्ज है Q1 और यहां से R डिस्टेंस पे चार्ज है Q2, तो यहां से R सेपरेशन पे चार्ज कितना था, Q2। अब मान लो इन दोनों के बीच में मीडियम भर गया और मीडियम में पोलराइजेशन आ जाता है, ये अपन भी जानते हैं, समझते हैं। मान लो पूरा भरा हुआ है, अब ये इस पर कितना फोर्स लगा रहा है, वो तो उतना ही लगाएगा कितना जो एयर में लग रहा था, उसे मैंने कितना मान लिया, F। ध्यान से सुनना, पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है किसकी वजह से, मीडियम की वजह से, F। इसको लिख देते हैं, इसको यूं बोल देते हैं अपन F ड्यू टू मीडियम, मतलब मीडियम, ध्यान से समझना। और नेट फोर्स, इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, दिस माइनस दिस। तो अपन ये लिख सकते हैं क्या कि F नेट जो कितना लगता है, F नेट कितना लगता है बोलो, F नेट लगेगा कितना, F माइनस F ड्यू टू मीडियम, और बेटा F नेट कितना हो जाता है, F अपॉन एप्सिलॉन आर। अरे यार जब पूरा भरा होता है यही हो जाता है ना, F इन एयर को किससे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड कर दो तो F नेट इतना ही तो रह जाता है जब मीडियम इंसर्ट हो जाता है। तो अपन F ड्यू टू मीडियम जो निकालेंगे, तो F ड्यू टू मीडियम निकालना है तो इसको उधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, तो F ड्यू टू मीडियम बराबर कितना हो गया, F माइनस ये उधर चला जाएगा तो F अपॉन एप्सिलॉन आर। तो F ड्यू टू मीडियम जो निकलेगा, F ड्यू टू मीडियम वो कितना आ गया, F कॉमन ले लो, वेयर F इज the force when they are in air, F is when the force between the charges where they are in air, और ये कितना जगह 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि मीडियम कितना फोर्स लगा रहा है वो भी आपसे पूछा जा सकता है। दिस इज द फोर्स ड्यू टू मीडियम। तो इस टॉपिक को आप ये भी लिख सकते हो, कैलकुलेशन ऑफ फोर्स ड्यू टू मीडियम, फोर्स एक्सर्टेड बाय द मीडियम बोल दे, या फोर्स ड्यू टू मीडियम। तो कितना होता है, F1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। ठीक है, ओके। और आपको ये भी पता होना चाहिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू कंडक्टर्स के लिए इनफाइनाइट और एयर या वैक्यूम के लिए कितनी लेते हैं अपन। दिस इज द सेकेंड पॉइंट। मिटा दो इसे। चलो एक छोटी सी अपन एक टॉपिक पढ़ते हैं, इंडक्शन इन कंडक्टर्स। इंडक्शन इन कंडक्टर्स एक सिंपल सी लॉजिकल सी चीज है ना। मान ली कोई कंडक्टिंग बॉडी है, ये कंडक्टिंग स्फीयर है ऐसा समझो, ये कोई कंडक्टिंग बॉडी है। अब ध्यान से सुनना, इस कंडक्टिंग बॉडी के पास हम एक क्या, अच्छा ये शुरू में न्यूट्रल है,
ये शुरू में क्या है, न्यूट्रल, मतलब इस पर नेट चार्ज कितना है, 0। तो एक बात समझना, जब आप इसके पास कोई पॉजिटिव चार्ज लाए, सपोज आप कौन सा चार्ज लेके आए, पॉजिटिव, तो क्या होगा, देखो किसी भी कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स रेडी रहते हैं क्या करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए। तो ऐसा समझो कि जब ये इनिशियली न्यूट्रल है, तो देखो होता क्या है कि जब आप इसे पास में लेके आए, तो पास में लाए तो इस पॉजिटिव चार्ज इसके नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो वो अट्रैक्ट होके, कौन, नेगेटिव चार्ज, वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट होके फ्लो होके और इस सिरे पर आ जाते हैं। ध्यान से समझना, इस सिरे पर आ जाते हैं और पॉजिटिव चार्ज वो इस सिरे पर चले जाते हैं। तो इंडक्शन का मतलब, अब यहां पे समझो, जब आप यहां पे पॉजिटिव लाए तो इस सिरे पे क्या आ गया, नेगेटिव, और इस सिरे पे क्या आ गया, पॉजिटिव। सर इसे हटा देंगे तो इसे हटा दो, तो वापस से नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर वापस न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। ये जो चार्ज यहां पे आया ये कहलाता है इंड्यूस्ड चार्ज। बेटा इंडक्शन का मतलब क्या होता है कि किसी भी एक्सटर्नल इफेक्ट की वजह से चार्ज का सेपरेशन। तो अपन क्या लिख सकते हैं कि ड्यू टू एक्सटर्नल इफेक्ट्स the separation of the charges is induction। अब क्या आपने ये जो एक्सटर्नल चार्ज है, इस एक्सटर्नल चार्ज को आप इसके बिल्कुल टच करवाया, जस्ट पास में लाए, आप केवल पास में लाए, और इसके अपन क्या बोल रहे हैं, कंडक्टर। ये क्या है, कंडक्टर। आपको बाद में और सारी कई चीजें मैं इसके बारे में बताऊंगा जब अपन कंडक्टर्स की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे होंगे। तो अभी के लिए आप केवल इतना सा ध्यान रखो कि जैसे आप कंडक्टर्स के पास इसे लाए, इसमें जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो फ्लो कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नेगेटिव चार्जेस होते हैं, तो इधर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और इधर क्या बच गया, पॉजिटिव चार्ज। तो मतलब जो आपका फ्रंट सिरा है, फ्रंट सिरा मतलब इस चार्ज के पास वाला सिरा, नियर सिरा, उस पर क्या आ गया, इसके अपोजिट चार्ज मतलब नेगेटिव चार्ज। और जो रियर फेस है या रियर सरफेस है, इसे रियर सरफेस मतलब पीछे वाली सरफेस, उस पर क्या आ गया, पॉजिटिव। तो इसके रिपल्शन की वजह से पॉजिटिव उधर चला गया और नेगेटिव को इसने क्या कर लिया, अट्रैक्ट। इस तरीके से क्या हो गया, चार्जेस का सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, एक प्लस और माइनस, और इसे अपन ने क्या बोल दिया, इंडक्शन। क्लियर। और ये जो चार्जेस हैं, कौन से चार्जेस हैं, इंड्यूस्ड चार्जेस। क्लियर। तो ये तो बात हुई किसकी, कंडक्टर्स की या मेटल्स की, समझ लो मेटल्स में। क्लियर। और भी कई सारी प्रॉपर्टीज है, अपन कंडक्टर्स की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे डिटेल में। और आपने अर्लियर सेशंस में भी देखा होगा कि मेटल्स आर दोज विच कैन इजीली कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी और दे हैव द पेनल्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और दोज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर। तो इसी तरीके से वो मूव कर सकता है। तो यहां पे आ जाएगा फ्रंट सरफेस पे माइनस और इधर क्या चला जाएगा, प्लस। अब ये तो हुई बात किसकी, मेटल्स की। आप इतना सा ध्यान रखना अभी, ड्यू टू एक्सटर्नल इफेक्ट्स। ये एक्सटर्नल इफेक्ट्स, इसको और भी आगे अपन डिटेल में देखेंगे कि ये एक्सटर्नल इफेक्ट ऐसा क्या है। क्लियर। ये ऐसा क्या किया इसने कि इनको इधर आना पड़ा, मेटल्स के केस में या कंडक्टर्स के केस में। अगर इसी की बात करूं मैं किसमें, इंडक्शन इफेक्ट को या चार्ज इंडक्शन को अगर अपन किसके लिए देखें, नॉन कंडक्टर्स के लिए, इंसुलेटर्स के लिए, इंडक्शन इन नॉन कंडक्टर्स, तो देखो इसमें कैसा इफेक्ट आएगा भाई। पहले वाला तो क्या था, कंडक्टर्स, तो उसमें जब अपन एक्सटर्नल चार्ज को लेके आए थे तो क्या हुआ था, जो उसकी पास वाली सरफेस है उस पर क्या आ गया था, नेगेटिव चार्ज, और दूर वाली सरफेस पे पॉजिटिव, क्योंकि अपन पास में जो लाए थे वो कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, क्योंकि उसमें चार्जेस फ्री थे, लेकिन नॉन कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। तो देखो इसमें क्या होगा, तो उसको समझने से पहले आप एटॉमिक लेवल पे जाओ। किस पे जाओ, एटॉमिक की। मान लो ये एटम है, अब इस एटम में ये न्यूक्लियस होता है। क्लियर। और इस न्यूक्लियस में कौन है, पॉजिटिव चार्ज। अब आप इसके पास में एक चार्ज लेके आए, पॉजिटिव चार्ज। अब देखो होगा क्या बेटा, मैं यहां पे देखो, ये तो है पॉजिटिव चार्ज, ये न्यूक्लियस, और बाकी सब जगह पे है इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इलेक्ट्रॉन क्लाउड मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन्स है जो इसके चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं, ऐसा समझो। क्लियर बात। अब देखो होगा क्या,
इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से न्यूक्लियस रिपल्शन, अभी मैं बात कर रहा हूं एटॉमिक लेवल की, फिर बाद में समझेंगे एटम्स में अपन बात कर रहे हैं, फिर बाद में समझेंगे अपन नॉन कंडक्टर्स में, क्योंकि नॉन कंडक्टर्स जो मटेरियल्स हैं वो भी तो एटम से मिलकर बने होंगे। तो पहले आप एटम्स में देखो कि होगा क्या। जब आप एक चार्ज को लेके आओगे एक्सटर्नल चार्ज, तो एक्सटर्नल चार्ज लाए तो इसको तो क्या किया, रिपल। अब क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्शन फील करेगा। क्या फील करेगा, अट्रैक्शन। तो अल्टीमेटली होगा क्या कि ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इस अट्रैक्शन की वजह से डिस्टोर्ट हो जाएगा। डिस्टोर्शन मतलब क्या हो जाएगा कि इसका जो अरेंजमेंट है वो थोड़ा सा किधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर। क्लियर, कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टोर्ट हो जाएगा। डिस्टोर्शन मतलब थोड़ा सा उसका जो प्रारूप है वो बदल जाएगा। तो अब होगा क्या, इस अट्रैक्शन की वजह से कि ये जो न्यूक्लियस है ये तो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है, और उस इलेक्ट्रॉन डिस्टोर्शन की वजह से ये तो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है, और इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन डिस्टोर्शन हुआ उसकी वजह से यहां पे नेगेटिव चार्ज का सेंटर आ जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का भी तो उन सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका मतलब वो सारे नेगेटिव चार्ज हैं, तो मतलब उन सबका सेंटर अगर अपन यहाँ पे शो करें तो इलेक्ट्रॉनिक सेंटर यहाँ पे बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज का सेंटर ही हो जाएगा। किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन्स ने अट्रैक्शन फील किया, इसका मतलब जो लेफ्ट साइड है उस साइड पे नेगेटिव चार्ज का सेंटर आ गया। तो मतलब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव दोनों सेंटर्स क्या हो गए, अलग अलग। ये बात कर रहा हूं मैं एटॉमिक लेवल की। कब, जब आपने एक्सटर्नल चार्ज यहां पे लेके आए। तो एटम्स में इस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के सेंटर्स क्या हो जाते हैं, सेपरेट। और ये जो सेपरेशन है इसका मतलब ये और ये पॉजिटिव पोल और ये नेगेटिव पोल, इसका मतलब ये किस में कन्वर्ट हो गया, डाइपोल। तो अल्टीमेटली अपन क्या कहते हैं कि एक न्यूट्रल जो एटम था, इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज था उतना क्या था, नेगेटिव। तो ये जो न्यूट्रल एटम था, जब आप इसको के पास में एक एक्सटर्नल चार्ज को लेके आए तो ये जो न्यूट्रल एटम था वो किस में कन्वर्ट हो गया, डाइपोल में। सो यू कैन से द चार्ज इंडक्शन रिजल्ट्स इन डाइपोल, द चार्ज इंडक्शन रिजल्ट्स इन डाइपोल इन अ न्यूट्रल एटम। कि जो न्यूट्रल एटम है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो न्यूट्रल एटम कन्वर्ट हो जाता है किस में। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जब आप एक्सटर्नल चार्ज लेके आए तो ये जो न्यूट्रल एटम है वो किस में कन्वर्ट हो गया, डाइपोल में। तो अपन ये भी तो बोल सकते हैं ना कि न्यूट्रल एटम ट्रांसफॉर्म्स इन अ डाइपोल इन द इफेक्ट ऑफ, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ चार्ज इंडक्शन। जो चार्ज इंडक्शन है उसकी वजह से एक न्यूट्रल एटम किस में ट्रांसफॉर्म हो गया, एक डाइपोल में। क्लियर। और ये डाइपोल का फॉर्मेशन हुआ, जिस इफेक्ट की वजह से ये हुआ, उस इफेक्ट को बोला जाता है पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन इज द रिजल्ट ऑफ चार्ज इंडक्शन। पोलराइजेशन इज द रिजल्ट ऑफ चार्ज इंडक्शन। और उसमें होता क्या है पोलराइजेशन में, जो ये पोल्स हैं, पॉजिटिव पोल्स और नेगेटिव पोल्स, ये चार्ज का सेंटर है, इनको पोल्स भी बोल सकते हो। तो पॉजिटिव पोल्स और नेगेटिव पोल्स से सेपरेट हो जाते हैं। ये बात कर रहा हूं मैं एटॉमिक डिस्टेंसेस के लिए, मतलब स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए, बहुत छोटे डिस्टेंसेस के लिए। अब अपन इसी एटॉमिक स्ट्रक्चर से अगर किसी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स के स्ट्रक्चर को देखें तो देखो इसमें बहुत सारे एटम्स होंगे इस तरीके से। समझना इस बात को। तो जब आप इसके पास में क्या लेके आए, चार्ज लेके आए, मान लो पॉजिटिव चार्ज लेके आए, तो पॉजिटिव चार्ज लाए तो क्या हुआ, ये सारे के सारे क्या बन गए, डाइपोल। और डाइपोल बनने के बाद ये अपने आप को अलाइन कर लेंगे। क्या कर लेंगे, अलाइन। ये सारे के सारे जो एटम्स थे वो डाइपोल में कन्वर्ट हो गए। अब मैं इसी में बना रहा हूं इसी डायग्राम को, और ये अपने आप को इस तरीके से अलाइन कर लेंगे। देखो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, और ये अलाइन कर लेंगे अपने आप को रेडियल डायरेक्शन में। किसकी रेडियल डायरेक्शन में, ये जो चार्ज है ना इसके रेडियल डायरेक्शन में, इस तरीके से रेडियल डायरेक्शन में। क्लियर बात। चलो, तो अगर अपन देखें एटम में ऐसा हुआ तो फिर
जब अपन इसके पास में नॉन कंडक्टर्स के पास में, अब आप बोलोगे कि सर इसमें ऐसा क्यों हुआ? देखो पहले वाला केस था कंडक्टर्स का, उसमें चार्जेस फ्री थे मूव करने के लिए, लेकिन नॉन कंडक्टर्स में चार्जेस फ्री नहीं होते हैं मूव करने के लिए। तो इसका मतलब जो एटॉमिक इफेक्ट है उससे इसको समझा जाता है, जो एटम्स है वो डाइपोल्स में कन्वर्ट हो गए और अपने आप को अलाइन कर लेते हैं किसकी डायरेक्शन में? रेडियल डायरेक्शन टू द एक्सटर्नल चार्ज। इस एक्सटर्नल जो चार्ज है, ये जो पॉइंट चार्ज लेके लिया है अपन ने, इसके रेडियल डायरेक्शन अलाइन कर लेते हैं। क्लियर? इन इफेक्ट्स को अपन और भी ज्यादा डिटेल में देखेंगे, आप पहले अभी मोटी मोटी सी बात ये ध्यान रखो। इसका मतलब अपन ये देख सकते हैं, देखो इस पॉजिटिव की वजह से अल्टीमेटली हुआ तो ये नेगेटिव हुई, तो आगे आया तो नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लिया, ऐसा समझ लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल एक जो स्फेरिकल शेप का जो क्या था एटम, उसको इसने डिस्टोर्ट कर दिया और इसका नेगेटिव और पॉजिटिव पोल्स को क्या कर दिया? सेपरेट। इस फिनोमेना को अपन ने क्या बोला था? डाइपोल। और इस फिनोमेना को क्या बोला था अपन ने? पोलराइजेशन। और पोलराइजेशन की वजह से ये क्या बन गया था? डाइपोल। और किसकी वजह से हुआ? चार्ज इंडक्शन। और चार्ज इंडक्शन का मतलब कि किसी भी एटम के पास में या किसी मटेरियल के पास में जब आप लाते हो एक्सटर्नल चार्ज को, तो उस पर क्या इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। अब बेटा ये सारी घटनाएं क्यों हो रही है, इसका जवाब मिलेगा आपको थोड़े दिन के बाद, जब अपन इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुके होंगे। क्लियर? कि ये जब पास में लाए तो इसने ऐसा क्या किया कि ये सब घटनाएं हुई। क्लियर? तो दो चीजें आज अपन ने देखी। चार्ज इंडक्शन का प्रभाव मेटल्स के केस में या कंडक्टर्स के केस में कैसे होता है कि जो फ्रंट सरफेस है उस पर जो एक्सटर्नल चार्ज है उसका अपोजिट आ जाता है और बाकी वाला दूर चला जाता है, जो लाइक चार्ज है। और इसके केस में अपन ने एटॉमिक लेवल से समझा कि छोटे छोटे जो डाइपोल्स है अपने आप को अलाइन कर लेते हैं रेडियल डायरेक्शन में। किसके रेडियल? एक्सटर्नल चार्ज के रेडियल। क्योंकि अभी अपन बात कर रहे हैं पॉजिटिव चार्जेस की, बाद में अपन और भी कई तरीके के इलेक्ट्रिक फील्ड्स देखेंगे, वहां पे आपको ये चीजें और ज्यादा क्लियर करने की कोशिश करूंगा। क्लियर बात? थैंक यू।